दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हमारी बज़ में हमारे साथ अली नासिर हैं और अली नासिर का तारुफ मैं आपसे कराता चलूँ कि अली नासिर वो इंसान हैं, वो शख्स हैं जिसके साथ एक लंबा अरसा मैंने अली नासिर के साथ गुजारा। शेरशाह की सड़कों पे इसके साथ फिर फिर के गुजारा और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री इसके साथ। तो एक लंबा टाइम मेरा अली नासिर के साथ गुजरा, मीटिंगों में, स्टडी सर्कल्स में और तुफ़ैल साहब की संगत में। तुफ़ैल साहब की डांटें खाता था अली नासिर, वो सब देखता रहा, सुनता रहा। तो नासिर बहुत शुक्रिया, आज हमें जो है मौका मिला, हम बैठ के जो है गप्पें लगाएं, अपनी यादों को जो है ताज़ा करें। तो तुम मुझे बताओ कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, तुम किस तरह इस सफ़र के हम सफ़र बने? कामरान भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए मेरे घर। मुझे बहुत खुशी हुई और हमारी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि चूँकि पहले मैं था तो प्रोग्रेसिव ही, हमारे उस्ताद जो थे वो खुदा बख्श बलोच साहब थे, उनको याद ना करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खुदा बख्श बलोच फिशरीज वाले? नहीं, वो फिशरीज वाले नहीं, बल्कि वो शिरसा में रहते थे। शिरसा में रहते थे। उनका खुदा बख्श बलोच को आप उनसे मिले हुए? जी जी, हाँ जी, आपसे मुलाकात हुई। उनका फिशरी से ताल्लुक नहीं, फिशरी से ताल्लुक नहीं था। अच्छा। वो पूरे इंटेलेक्चुअल थे और वो हर वक्त पढ़ते रहते थे और वो शिरसा में रहते थे। तो मेरी उनसे जब मैं टीन एजेस में था तो उनसे हमारी मुलाकातें हुई, तो उन्होंने हमारी पर मतलब एक लिहाज से तालीम शुरू कर दी। तो इस बीच में हमारे नदीम सिब्तैन, हमारे दोस्त पहले ही था मेरा। नदीम सिब्तैन ने भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है, बहुत दफ़ा, जी जी, इंटरव्यू के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर हमारी खुदा बख्श साहब से बाकायदा मीटिंग्स होने लगी, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उनसे सारी चीज़ें सीखी। तो उसके बाद वो हमारे बहुत सारे ज़ुबैर रहमान साहब थे हमारे, ज़ुबैर अभी इंतकाल हो गया, अभी इंतकाल हुआ। तो उन्होंने हमें बाहर निकाला। तो हम बाहर निकाला मतलब ये है कि पहले हम शेरशाह की हद तक महदूद थे। तो खुदा बख्श साहब अपने शेरशाह में महदूद रहते थे, मीटिंग में जाते थे, लेकिन चूँकि हम लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हुए थे तो हमें मीटिंग में नहीं ले जाते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर जब हम ज़ुबैर रहमान आए तो उन्होंने कहा कि भाई, नदीम सिब्तैन एक शायर था, आर्टिस्ट था, तो काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि यार आप लोग को यहाँ जंग लग रहा है, अच्छा, तो आप लोग बाहर निकलें और अपना एक्टिविटी दिखाएं। तो फिर मैं और नदीम सिब्तैन बाकायदा मीटिंग में जाने लगे। वो नदीम वहाँ शायरी करने लगा और बड़ी बड़ी स्टेजेस पर जाने लगा और वहाँ शायरी करने लगा, उसको काफ़ी पजीराई मिली। तो मैं भी वहाँ तकरीर वकरीर कर लेता था, लेकिन इमेच्योर था। तो बहरहाल ये हमारा एक सिलसिला चलता रहा। फिर हमारा इनसे कम्युनिस्ट पार्टी जो इमाम अली नाज़ी साहब है, उनसे भी हमारा कुछ ताल्लुक़ रहा। लेकिन इस बीच में हमारे शौकत बलोच जो फिशरी में काम करते हैं, शौकत बलोच, सॉरी मैं उसको कंफ्यूज कर गया। जी, शौकत बलोच, जी बिल्कुल। तो वो आए वहाँ पर लेबर फेडरेशन में, नबी साहब के साथ होते थे। तो तुफ़ैल साहब ने कहा था कि यार मुझे कोई नौजवान लड़के ढूंढ कर दो जो ये काम करें, क्योंकि जो आपको पता है तुफ़ैल साहब तो हर वक्त लगन में रहते थे कि नौजवानों से रब्ता किया जाए। सुबह की लगन, वाह, बहुत कोई शक नहीं है। तो शौकत बलोच साहब ने फिर हमें कहा कि यार हम आपको एक ऐसे कॉमरेड से मिलाना चाहते हैं जिनसे आप मिलकर बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो जब तक तुम तुफ़ैल साहब से नहीं मिले थे? जब तक नहीं मिले थे हम। ओके। तो फिर मैं और नदीम सिद्दीकी उनसे मिलने गए फेडरेशन ऑफिस में। नबिया साहब भी थे वहाँ पर। अच्छा। और ज़की अब्बास साहब भी आए हुए थे। अच्छा। तो तुफ़ैल साहब ने कहा कि हमारी उनसे मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर उसी दिन एक अफ्तारी का प्रोग्राम जाफ़र साहब ने रखा था। ठीक है। तो वहाँ पर आप भी थे उसमें। हाँ। तो हम लोग वहाँ चले गए। तो फिर तुफ़ैल साहब ने कहा कि कल मेरे पास आ जाओ आप दोनों। सही है। तो हम दूसरे दिन उनके पास गए, हाजिर हुए। तो तुफ़ैल साहब ने हमें बताया कि यार ये है असल तहरीक, तो आप कहाँ भटक रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, जैसे उनका अंदाज़ था। तो फिर हमने कहा कि हम देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे मुलाकातें जारी रखो। तो मैं और फिर नदीम सिब्तैन उनसे मिलते रहे। तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो एजुकेशन जी, वो तालीम थी, जो इनका पढ़ाने का अंदाज़ था, वो उस्ताद भी थे। मैं समझता हूँ कि बहुत वर्किंग क्लास के एक बेहतरीन उस्ताद और बहुत बेहतरीन लीडर थे। तो उन्होंने फिर आहिस्ता 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 हमारी ग्रूमिंग की। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर आपको पता ही है कि हम लोग इस तहरीक में किस तरह शामिल हुए और आगे बढ़ते रहे।
फिर तुफैल अब्बास साहब तो से रब्ता मेरा तो डेली होता था, आपको पता ही डेली है। मुझे पता है, सब पता है, मगर मैं सुनना चाहता हूँ जी तुमसे। जी, वो मैं ताकि जहाँ भी जाता लोग था मुझे सुने। फ़ोन हाँ। करते थे, और नासिर कहाँ हो, क्या नक्शा है, कहाँ, इधर जाओ, उस फैक्ट्री में जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, छोड़ो यार ये सब, ये असल जब तक इनकलाब नहीं आता और मजदूर तहरीक नहीं बनती तो कुछ नहीं होगा। जब तक मजदूर हाँ, मुनज़्ज़म नहीं होगा, मुनज़्ज़म नहीं हो, कुछ नहीं होगा। तो ज़ाहिर है तुफैल साहब की उनके अंदर जो लगन थी या उनको जो जज्बा था, तो उसने मुझे इतना मुतासिर किया कि यकीन करेंगे तुफैल अब्बास साहब ने वाकई मुझे, अगर मैं थोड़ा बहुत कामरेड या कम्युनिस्ट बनाऊँ, जो अभी मेरे ख्याल में कम्युनिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये तमाम तुफैल अब्बास साहब की काविशों और उनकी मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं थोड़ा सा इस तहरीक में बाकायदा एक हिस्सेदार बन गया। फिर वहाँ शौकत चौधरी साहब भी आते रहे, जाफ़र साहब थे, सज्जाद साहब थे, आप थे, और फिर हमारी आपको पता है हफ्तावार मीटिंग होती थी, तो तुफैल साहब का लेक्चर, सारी डांट उनकी सुनना, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको बहुत मतलब इस तरह करना चाहिए। तो ये आपको पता है सिलसिला एक चलता रहा। और जकी भाई के साथ कुछ याद है? ज़की अब्बास साहब बहुत पढ़े लिखे और वो इंटेलेक्चुअल इंसान थे, तो वो हमारी जो क्लास, फिर हम मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन में जो हमारी मीटिंग्स होती थी, फिर उसमें हम लोग जमा होते थे, तो नबी ज़की अब्बास साहब वहाँ मज़दूरों को लेक्चर देते थे, घंटा घंटा उनको तालीम देते थे। फिर बाकायदा हमने एक सिलसिला शुरू किया था वहाँ पर शार्क एंड डॉल्फिन के हवाले से, नदीम सिद्दीकी ने वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर खोला था। फिर वहाँ हमने काफ़ी अच्छे खासे लड़के जमा कर लिए थे, तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। वहाँ पे फेडरेशन ऑफिस के अलावा भी और ऑफिस भी खोले, और ऑफिस भी खोले हमने। फिर आपको पता ही है कि वो नीचे जाकर आदि के जगह पर हमने ऑफिस खोला था, आगे वहाँ आप हफ्तावार आया करते थे, मीटिंग होती थी, तो हमारी एक्टिविटी काफ़ी बेहतरीन रहती थी। सब याद है, सब याद है आपको। तो ये ज़ाहिर है बहुत एक माजी की यादें हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यादें हैं। और नासिर उसके बाद सिंध का कन्वेंशन, हाँ, फिर सिंध का कन्वेंशन बिल्कुल याद है, उसमें आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त हुआ था। और सज्जाद भाई का कितना बड़ा सज्जाद भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जाफर साहब का कंट्रीब्यूशन था, सभी का था, मगर सभी का था, लेकिन सिंध के सदर सज्जाद साहब थे, बिल्कुल उस हवाले से मैं सब हवाले से, तो उन्होंने बड़ा वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, तो बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन हुआ था, आपको पता है। और उस दिन 1 नवंबर 2009 को हड़ताल भी थी मौलवियों की। यस, उसके बावजूद जो है, इसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त रहा। फिर गायब गए, आपको पता है कि हमारी फेडरेशन में नबीयों साहब के साथ मीटिंग होती थी, तो नबीयों साहब हमारी बहुत गाइड करते थे। ज़ाहिर मजदूरों से मिलाना, फेडरेशन दूसरी जो फेडरेशन थी जैसे रेकन एंड कोलमैन की मुख्तार हुसैन अवान था, वो केबल से वो शहनशाह था, बहुत सारे इस तरह लोग थे, बहुत लोग थे जो सब इकट्ठे होते थे, तो एक बहुत बड़ा एक समा बन जाता था। फिर हमारी ड्यूटी लगाते थे तुफैल अब्बास साहब के, नासिर तुम जो है वो नूर हमारे दोस्त थे वो कोयटा वाले संगती साहब, मीर सुल्तान संगती, वो भी बहुत उनका अहम रोल है, अगर उनका ना याद किया जाए तो नाइंसाफी होगी। कमाल आदमी थे, तो वो मेरे साथ, और वो कोयटा के रहने वाले थे, मगर उनको एक एक गली पता थी कराची। यस, कोई कराची क्या, पाकिस्तान की। मेरा एक दोस्त है अशरफ, जानते हो शायद, तो मुल्तान का, जी जी, तो वो मुल्तान में रहता है, तो वो बोलता है यार ये किस तरह इस शख्स, मीर सुल्तान उधर गए मुल्तान से कोयटा शिफ्ट होते हैं। जी जी, तो वो कहते हैं यार एक एक गली याद है कि इस गली में फुला की दुकान है, ये मतलब कमाल के इंसान थे, कमाल के हर वक्त। और चूंकि तुफैल अब्बास साहब की एजुकेशन ही ऐसी थी ना कि वो लोगों को इतना मोटिवेट कर देते थे कि वो कोई चैन से बैठ नहीं सकता था। तो जाहिर है उनके अंदर वो इतनी मोटिवेशन थी कि वो हर जगह घूमना फिरना, इस उम्र में भी आपको पता है कि हम हर फैक्ट्री, शेरशाह में, फिशरीज़ में शौकत बलोच से मिलना और बाकी तमाम जगहों पर जाना हमारा एक मामूल था। तो ये हमारी एक काफ़ी 10 साल तकरीबन हमने वहाँ काम किया होगा, 10-12 साल का अरसा है। सईद बलोच के साथ भी मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो भी शौकत बलोच सईद बलोच फिर हमारे वो चूँकि फिशरीज के जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो भी कभी कभार हमारी मीटिंग में आ जाते थे, लेकिन वो चूँकि मजदूरात में बाकायदा नहीं आए थे। लेकिन यह है कि तुफैल अब्बास से वो इंस्पायर थे, कहते थे इसमें कोई शक नहीं होगा। फिर नबीन साहब के वो शागिर्द थे,
तो जब नबी साहब मीटिंग बुलाते थे तो वो भी उसमें आते वो थे। भी आते थे। तो उसमें हमारी बड़ी गपशप और बड़ा अच्छा एक माहौल बनता था। फिर रियाज सिद्दीकी साहब को शायद आप, रियाज सिद्दीकी साहब, बिल्कुल, उनका वो बहुत अच्छे लिखारी थे। वो भी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ था। तो वो उनका भी बहुत अहम रोल है, उनको हमारी मीटिंग में वो भी और आते थे। नासिर, तुम्हारा मंशूर में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, खबरें जी हर यूनियन के अंदर जाना और जी वहाँ जी से उनकी खबरनामा, जो मंशूर में खबरनामा होता था, जी जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल। जो है खबर, उसके लिए मैं कलेक्ट करता था, फिर खबरें देता था, पूरी खबरें लिखते थे। लिखते थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा मजा आता था कमरान भाई, मजा आता था। सर ये एक्टिविटीज भी थी और प्लस जो हमारी ग्रूमिंग भी हो रही थी। तो मेरा ये सब क्रेडिट में समझाऊँ कि तफैल अब्बास साहब को जाता है, जिन्होंने हमें ये सिखाया और हम आज भी उनकी तहरीक में लगे हुए हैं। बिल्कुल मैं लगे इस्लामाबाद, ये तो बात करेंगे। तो कराची से तुम जो है इस्लामाबाद शिफ्ट हाँ, होना जब पड़ा मैं तुम्हें। कराची में रहा तो तफैल अब्बास साहब के साथ ही रहा। तो मैं जब आया तो वो बहुत नाराज़ हुए थे, आपको पता ही है कि हाँ, कहते यार तुम, मुझे पता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, आपको पता है। मैं कीवी में जॉब की थी पता मैंने, है मुझे। तो वहाँ से जॉब छूट गई थी। तो मैं एक लिहाज से वहाँ बेरोज़गार हो गया था। तो फिर मेरी फैमिली इधर ही थी, बैकग्राउंड इधर का था। तो मुझे इस्लामाबाद मुंतकिल होना पड़ा। और यहाँ मुंतकिल होके फिर तुम नईम कुरैशी साहब के, नईम कुरैशी साहब से मेरा रब्ता रहा, मजलूमात से, चौधरी शौकत साहब से बिल्कुल रब्ता रहा। वो लाहौर से आते थे और हमारी तकरीबन हर महीने यहाँ मीटिंग्स होती थी, तो उसमें बाकायदगी से मैं जाता था। फिर हमारे साथ एक मोहसिन लड़का था, शायद आप, मोहसिन सतिया, तो उसको भी मैं यहाँ भी ले गया, वहाँ तो वो रेगुलर आता था। इसके अलावा शेरशाह का बशीर खान, हादी और दूसरे कई साथी हमारे, बहुत साथी जो आपकी यादों में होंगे, सब याद है। हाँ, तो इन सब लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस तहरीक में। उन्होंने अपना अच्छा एक रोल प्ले किया और हमें आज भी याद है। आज भी मेरा उनसे रब्ता है, बशीर खान मुझे पता है तुम जो भी काम कर रहे हो। जी, नदीम सुल्तान से तो मेरा बाकायदा रब्ता रहता है। नदीम सुल्तान का भी मैंने इंटरव्यू अभी किया। अच्छा, वेरी गुड। वो तो आर्टिस्ट है और वो अच्छा शायर, उसके आर्ट के बारे में भी देखा, उसकी शायरी भी सुनी है। और असल में बताऊं तो मैं तो, क्योंकि यहाँ मेरा बैकग्राउंड यहाँ इस इलाके से था, तो मैं बचपन में कराची गया था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था, नदीम सुल्तान से मेरी दोस्ती हो गई। तो वो चूँकि पढ़ा लिखा और बहुत ही एनर्जेटिक लड़का, आपको पता ही है। तो उसने मेरी काफ़ी शहरी हवाले से मेरी काफ़ी ग्रूमिंग की। हम शहरों में, हम बसों में, पूरे शहर में घूमते थे, और हमारे लड़ाई झगड़े भी होते रहे, बड़ी बहसें ये उसने कहा है मुझे। हाँ, बहुत। लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता कभी टूटा नहीं। हम नाराज़ भी होते थे, फिर राज़ी हो जाते थे। तो हमारा एक बहुत ही यानी करीबी रिश्ता रहा उसके साथ। अभी भी मेरा उसके साथ बहुत रब्ता है। मुझे पता है, वो आता है तुम्हारे पास, आता भी है, इधर आता रहता है मेरे पास। मैं भी जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ उसके पास। और तुमने बड़ा काम किया रेलवे यूनियन के साथ भी, मंसूर रजीज साहब के साथ। फिर इस बीच में तफैल अब्बास साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप तुम रेलवे में जाओ और वहाँ पर जो अपना काम करो। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरी मुलाकात मंजूर रजीज साहब से हुई। तो पहले उन्होंने मुझे भेजा था कि रेलवे में काम करने के लिए। तो जुनेद अवान साहब तो एक्टिव थे काफ़ी, लेकिन चूँकि मंजूर रजीज साहब वहाँ के चेयरमैन थे यूनियन के। उस वक्त जुनेद अवान साहब चेयरमैन नहीं थे, उनका कोई ओहदा छोटा बड़ा होता था। ठीक। तो मंजूर रजीज साहब ने मुझे कहा कि यार असल में बात यह है कि हमारी जो यूनियन है वो किसी पार्टी को इन नहीं होने देती है, तो ये हमारी यूनियन रहेगी, आप इसमें मुदाखलत ना करें। ये रजीज साहब ने कहा। तो मुझे यानी कि वहाँ उन्होंने काम नहीं करने दिया। अच्छा। सच्ची बात है, जो तफैल अब्बास है जिस मकसद के लिए मुझे भेजा था, तो वो मैं काम नहीं कर सका। मंजूर रजीज साहब ने एक लिहाज से हमें लपेट लिया, मुझे और नदीम सुल्तान को अपनी उसमें ले लिया। और वो बस फिर हमारा उनके साथ भी घूमना फिरना, चलना फिरना बहुत ज़्यादा हो गया। वो चूँकि वो भी तो यार बादशाह हैं, चलने फिरने वाले हैं और कामरेड तो हैं ही, आपको पता ही है, वो तरक्की पसंद हैं। लेकिन चूँकि वो चाहते नहीं थे कि कोई ऐसी पार्टी जो यूनियन के अंदर मुदाखलत करे। तो फिर ज़ाहिर है वो सीनियर थे। तो मैं तफैल अब्बास साहब इस बात से नाराज़ भी हुए कि यार तुमने वो जो मैं जिस मसले के लिए भेजा था वो तुम काम नहीं कर सके, जिसका मुझे अफसोस है वाकई कि मैं वहाँ पर वो लोग नहीं पैदा कर सका जो तफैल साहब की ख्वाहिश थी। मगर लोग तो हैं वहाँ पे, लोग तो अभी भी हैं। फिर उसके बाद जुनेद अवान साहब से हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कमिटेड, हमारे मजलूमात से उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा, आज भी हमारे साथ है। तो उन्होंने हमें बहुत रिस्पॉन्स दिया। आपको याद है कि जब प्रेस क्लब में हमने वो एक कन्वेंशन मुनक्किद किया था, तो जुनेद अवान साहब वहाँ आए थे, तो बड़े अपने लोग लेकर और बड़ा ज़बरदस्त एक उन्होंने कन्वेंशन कराया था। बिल्कुल। और उसमें नसीम राव साहब को हमने
जनरल सेक्रेटरी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे उनको ऑफर की थी मजदूर मास की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल। लेकिन वो रजी साहब अकेले ही आए थे। मैं तारीख तो सच बोलती है ना, लेकिन उन्होंने कोई लोग साथ नहीं लाए थे। इससे तोफैल अब्बास साहब हमने काफ़ी, आपको पता है कि बड़ा कन्वेंशन किया, काफ़ी खर्चा किया था उस पर, सही है। लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर वो रोल नहीं प्ले किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया कर रहे थे हम लोग। तो तोफैल साहब बड़े नाराज़ हुए थे कि आपने ये कौन से सन की बात कर रहे हो? ये गालबन 2002 या 3 की बात है शायद। 2002। हाँ, ये हमारे वाला जो सिंध कन्वेंशन था उससे पहले वाले की बात हाँ, कर उससे रहा हूँ। पहले वाली की बिल्कुल। हाँ, उसमें हमने ये दूसरी पार्टी को भी मदऊ किया था, आबिद हसन मंटो वगैरह, ये लोग सब लोग वो गए तो थे। 2009 उसमें आपने भी वाले में तकरीर की थी, हम सब ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और तोफैल अब्बास साहब ने वहाँ दावत दी थी सबको कि यहाँ हम सब मिलकर काम करें। एक अलायंस भी बना था, शायद आपको याद हो गई, याद है मुझे। लेफ्ट अलायंस बना था। लेकिन तोफैल साहब का तजर्बा ये ये नासिर, हाँ चलो, हाँ ये बात पूरी तोफैल करो। अब्बास साहब का तजर्बा ये कह रहा था। उन्होंने वहाँ प्रेस क्लब में जब मीटिंग हुई तो उन्हें खड़े होकर कहा था कि भाई मेरे स्वाय जब तक मजदूर आपस में नहीं मिलते हैं, मजदूरों का आपस में गठजोड़ नहीं होता, मजदूर किसान, तो ये कोई इत्तेहाद चलते नहीं हैं, ये बनते हैं और बिखर जाते हैं। और मेरा ये तजिया मिले हैं, लेकिन ये मुझे उम्मीद नहीं है कि इत्तेहाद आगे जाएगा। तो उनकी बात, क्योंकि वो बहुत तजर्बा रखते थे, बहुत जल्दी सच साबित हो वो गया। सच साबित हो गया। अच्छा नासिर, तोफैल साहब के साथ तो तुमने सारी जिंदगी अपना काम किया। जी जी मेरा कहने का मतलब है ये कि किसी और पार्टी में तुम नहीं गए। जी जी। एक उसके दफा बाद जब आ कोई गए, किसी पार्टी में जाने का तोफैल साहब के सोचा साथ भी नहीं आने के आज। बाद हम आ जी, गए। जी। मगर तुम्हें हर ग्रुप का पता है, हर पार्टी का पता है। जी जी। तो मुझे ये बताओ कि ये पार्टियां एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ जाती? और जगहों पे और मुल्कों के अंदर इत्तेहाद भी बनते हैं। इलेक्शन की पॉलिटिक्स में अगर जाता है लेफ्ट यूनिटी, जी। तो वो बड़ा वोट लेके आ जाती हैं सामने, एक उनकी वैल्यू होती है। मगर यहाँ कभी इस तरह की कोई चीज़ बनती भी है तो टूट जाती है, कोई मकसद जो होता है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही हैं या पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं? ये तुम्हें क्या लगता है? कमरान भाई, ये असल में मसला ये है, आपने सही सवाल किया है। इसके लिए बड़ी कोशिशें हुई हैं और तोफैल साहब ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में यहाँ जो सूरत ये है कि आइडियोलॉजिकल इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम सब की मंजिल तो एक ही है कि इस मुल्क को एक ऐसे नहीं, वैसे आइडियोलॉजिकल ट्रॉट्स्काइट्स, हाँ, ट्रस्काइट तो खैर वो उससे तो हमारे साथ छोटे ग्रुप्स हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो मेरे ख्याल में पर्सनैलिटी कल्ट का ज़्यादा इसमें असर है, पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है। पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है। तो वो चूंकि अपना अपना छोड़ना नहीं चाहते, इसमें जब तक हम अपनी नफी नहीं करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक अच्छी पेशरफ्त हुई है पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से, शायद हाँ, आपने सुना होगा। बिल्कुल मुझे पता चला। हमने एक दादा अमीर हैदर कमेटी बनाई है जिसमें शामिल है, तमाम ग्रुप शामिल है, और इसमें शौकत चौधरी साहब का बड़ा अहम रोल है। आप भी एक्टिव हो? उसमें मैं भी एक्टिव हूँ, और एक सिंध से हैं डॉक्टर अमर लाल साहब, वो भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोशिश तो ये है कि हम इनको इकट्ठा करें। अभी इस पर हमारी बातचीत जारी है और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद, चूँकि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि आपको पता ही है कि हमारा ये निज़ाम जिस तरफ जा रहा है, और लेफ्ट की जो हमारी बुर्जुआ पार्टियाँ हैं वो तो एक लिहाज से नाकाम हो गई हैं। उनका आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है, महंगाई, बेरोजगारी, 75 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है। तो जाहिर है कि अब आवाम तो बहुत मायूस है इन सब पार्टियों से, और ख़ासकर इमरान खान ने जो मुल्क के अंदर जो नौजवानों को अट्रैक्ट किया है और अपनी तरफ लगाया। हालांकि उसके बाद ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई मंशूर है, लेकिन इसके बावजूद नौजवानों को एक बड़ी तादाद उसके साथ है। नौजवानों की तादाद इसलिए है कि नौजवान हमारे मुल्क का चेंज चाहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसको जब कोई नजर आता है कि कोई नया चेहरा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इमरान खान की पर्सनैलिटी का जो कैरिस्मा है, बिल्कुल वो तो है ना, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि ये हमारा निसाब तालीम और हमारा जो मारूजी हालात हैं, उसके अंदर चूंकि हमारा माशरा एक डीपोलिटिसाइज हुआ है, उसमें लोगों को वो एजुकेशन नहीं दी गई और लोगों को सियासी तालीम नहीं दी गई। और ये डीपोलिटिसाइज कह रहे हो, मगर इमरान के पीछे तो हुजूम है। वो हुजूम तो है, लेकिन उसका मौलाना साहब अभी पहुंचे हुए थे कल जी, तो हुजूम लेकर पहुंचे थे ना। इससे जाहिर ये हुआ कि लोग जो हैं वो जो एक यानी कि तोफैल अब्बास साहब का दौर जो है, या
जो जब वो भुट्टो की पॉलिटिक्स थी तो उसने उसमें फिर भी लोग कुछ थोड़ा सा मतलब सियासी आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी थी, नजरियात के ऊपर जो है उठते थे, लेकिन अब तो इस तरह की कोई सूरत हाल ही नहीं है। नजरिया नहीं है, नजरिया कोई नहीं रहा। अब सिर्फ लोग जो है ना, आप इमरान खान को एक उन्होंने ब्रांड बना लिया है, तो ब्रांड के हवाले यानी एक पर्सनैलिटी कल्ट है, उसके पीछे वो तो जा रहे हैं, लेकिन खुद आपको पता है इमरान खान के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ना उसके पास कोई आइडियोलॉजी है, लेकिन आप नौजवान उसके शहर से निकल नहीं रहे। लेकिन जो मुल्क के हालात है, मैं समझता हूँ कि वो ये ज़्यादा अरसा ये शहर चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में रहेगा। उसके मुकाबले में दूसरी जो पार्टियाँ PDM, वो भी चलो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो सियासत तो कर रही है, लेकिन वो भी आवाम के मसले तो नहीं हल कर रही हैं। चांस तो उसको भी मिलता रहा है ना थ्रू आउट, चांस तो मिलता रहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई मसाइल हल नहीं किए, लेकिन अब उनको समझ आ गई है। फिर उससे इसके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो तो बहुत ही घिनौना रहा है। उसने कभी भी जो आवाम के लिए नहीं सोचा, ना मजलूम तबकात के लिए सोचा, उन्होंने अपने ही सारा किया, तो इससे तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल पैदा हुई है। मगर क्या बिल्कुल नाउम्मीद हो पाकिस्तान से? नहीं, कतई और बिल्कुल हम नाउम्मीद नहीं हो सकते, क्योंकि हम सियासत पर और तारीख पर यकीन रखते हैं और इर्तिका पर यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो बदतरीन हालात हैं आखिर इनको बदलना है, और बदलने के लिए ज़ाहिर है कि अब जब आवाम मायूस हो रहे हैं इन सब सियासी पार्टियों से, तो उनके लिए एक मुतबादिल पार्टियों की ज़रूरत है, ख़ासकर जो बराबरी, मसावत और मैं समझता हूँ कि सोशल निज़ाम के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। तो उसमें तो लेफ़्ट की पार्टियाँ बचती हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि लेफ़्ट की पार्टियाँ इकट्ठा होकर इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। वो कि इसमें हमारा मजदूर माज बहुत पेशरफ्त कर रहा है, शौकत चौधरी साहब की बड़ी काविश है इसमें, और वो काफ़ी मुल्क भर में अभी तो कराची, इस्लामाबाद, और फिर वो उनका ख्याल है कि अमर लाल, ये सारे लोग दादा अमीर अदर कमेटी को हम शायद पूरे मुल्क में फैलाएं। तो इस तरह आप लोग भी कराची में मौजूद हैं, तो आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से हमें और भी साथी मिलेंगे, तो हम ये समझते हैं कि कोई तहरीक आगे बढ़ेगी, अब रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह रुकेगी नहीं, और इर्तिका होगा और आगे जाएंगे हम लोग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम मायूस नहीं है, बहरहाल पूरी उम्मीद रहते हैं, और हमें यकीन है कि हम आगे जाएंगे, और ये जो कुव्वतें हैं इनको आखिर नाकाम होना है। तो ये जो मेहनत कश हैं, किसान हैं, या जो पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबका जो है, वो ज़ाहिर है अपनी एक से चाहता है, और वो अपनी एक आगे मसाइल का हल चाहता है, मसाइल का हल चाहता है, उसको नौकरी चाहिए, मुस्तकबिल चाहता है। वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नौजवान बाहर की तरफ जा रहे हैं, इस मुल्क से बाहर कितना आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि तकरीबन 8.5 लाख नौजवान पिछले 4-5 महीने में बाहर मुंतकिल हो गया है। तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। तो इससे निकलने के लिए ज़ाहिर है फिर नौजवान तो सोचेंगे, आखिर सारे तो नहीं बाहर जा सकते हैं, वो कुछ ना कुछ तो हलचल करेंगे, और इस हलचल के नतीजे में कोई तहरीक बनेगी, मुझे यकीन है, और उसमें वो रोल प्ले कर चलो नासिर जी, हम भी देखेंगे, हम वो दिन जिसका वादा है, हम भी देखेंगे, मुझे यकीन है कि हम देखेंगे। चलो नासिर, बहुत अच्छा लगा, और आखिर के अंदर बात ख़त्म करने से पहले मंशूर आ गया तो खुशी हुई जी। कामरान अब्बास साहब, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई, एक तो तुफैल अब्बास साहब का ये लगाया हुआ पौधा था, तो वो कुछ अरसे से चूँकि तुफैल साहब की इंतकाल के बाद वो एक डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन आपने उसको, हम सब ने उसको मिलकर जो रिव्यू किया, उसको दोबारा बहाल किया है, तो इतनी खुशी हुई है कि मैं उसकी, मेरे पास अभी भी कापियाँ उसकी पड़ी हुई हैं, जो आप, मैं शायद नीचे पड़ी हुई कमरे में पड़ी हैं, आपको दिखाऊंगा। तो उसमें सारे मज़ामीन और सारी चीज़ें, मेरे पूरा एक खाका सा बन गया, और तुफैल अब्बास साहब की यादें, फिर मंशूर में जो तज़किये, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा यानी कि हमारा दोबारा एक सफ़र शुरू हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये दोबारा इसका आगाज़ किया है, तो मुझे यकीन है कि इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया